हिंदी में अटूट बंधन इशू। दीदी थोड़ी परेशान है वैसे। दीदी पापा हाँ, थैंक यू, वाह वंडरफुल। तुम लोग जो हो ना एकदम। नमस्कार। ठीक है भावना जी, शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ, तो अटूट बंधन साहित्य संवाद में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मुझे शकील जमाली जी का एक शेर याद आ रहा है। सफर से लौट जाना चाहता है परिंदा, आशियाना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है परिंदा, आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दो, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बच्चे जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे जिस तरह से आह्लादित होकर के जिस तरह से शोर करते हैं, उनके पैर जिस तरह से घर की ओर भागते हैं, तो वो सवालों के दिन, जवाबों के दिन, वो स्कूल के दिन, हम सबको अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन एक ऐसा शब्द है जिसको कहते ही मुंह में मिश्री सी घुल जाती है और याद आने लगती है दादी नानी की कहानियां, वो बारिश का पानी, वो मिट्टी में सने हुए कपड़े। बचपन यानी बेफिक्री का वो समय जब माता पिता का भरपूर प्यार मिल रहा है और छुपन छुपाई, छुआ छुआई और पोशंपा, खो खो, ये सारे खेल। या ऐसे कह सकते हैं कि बचपन यानी कि सूरज की पहली किरण जो कल को धूप बनेगी, वो कली जो पत्तियों से चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसे कल फूल बन के खिलना है, या समय की हथेली पर एक नन्हा सा दिया जिसे कल जगमग, सारी दुनिया को जगमग करना है। मोटे तौर पे कहें तो बचपन यानी संभावनाओं से भरा कल। अब ये संभावनाएं बच्चे में कौन जगाएगा? जाहिर सी बात है, ये संभावनाएं बच्चे में विद्यालय जगाएगा, माता पिता परिवार जगाएगा और खास तौर से टीचर्स जगाएंगे इसकी। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और लेकिन फिर भी वो जानता है कि प्यार करने के अतिरिक्त उसका एक दायित्व भी है, माता पिता का दायित्व भी है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, जिम्मेदार नागरिक बनाए, उसमें मानवीयता के गुण विकसित करें और उसे आर्थिक रूप से निर्भर होने में भी आर्थिक रूप से अपने मतलब संबल होने में भी मदद करें। इसीलिए हर माँ जब ये कहती है कि माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है, तो उसके साथ ही वो जानती है कि माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। शायद इसीलिए हिंदू धर्म में गर्भाधान को भी एक संस्कार माना गया है। मैं अभी कुछ दिन पहले जग्गी वसुदेव जी का पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी बच्चे को संसार में लाना चाहते हैं, सबसे पहले मानसिक तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बच्चे को लाना कोई खिलौना खरीद के लाने जैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर न्यूटन कहते हैं कि बच्चे को दुनिया में लाना 21 साल का प्रोजेक्ट है। आप ये सोच लीजिए कि आप दुनिया में बच्चे को ला रहे हैं, तो आपने 21 साल का प्रोजेक्ट लिया हुआ है अपने हाथ में। अब ये 21 साल का प्रोजेक्ट अकेले माता पिता नहीं पूरा करते हैं, ये 21 साल का प्रोजेक्ट जो है वो टीचर्स, स्कूल और माता पिता मिलके पूरा करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि माता पिता एक खास संस्कार में, खास परिस्थितियों में अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन टीचर्स उस बच्चे को जो विभिन्न तरह के आर्थिक स्थिति वाले बच्चे, विभिन्न कल्चरल डाइवर्सिटी के बच्चे और इसी तरह से
जो है विभिन्न संस्कारों वाले बच्चों के बीच में तालमेल बैठाना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि एक वाचाल बच्चा और एक चुप्पा बच्चा में तालमेल कैसे बैठे। एक बच्चा जो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत आगे और एक बच्चा चुपचाप किताबें पढ़ता है, उनके बीच में भी तालमेल कैसे बैठे। तो जाहिर है उनका काम बहुत ही कठिन होता है और ये काम बहुत जिम्मेदारी का भी होता है, क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई तो कई बार यही बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, कई बार ये बच्चे हीन भावना से शिकार हो जाते हैं या जिंदगी के स्कोर बोर्ड में वो स्कोर नहीं दर्ज कर पाते हैं जो होने चाहिए थे। क्या हमारे शिक्षक, क्या हमारे विद्यालय ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं या निभाना चाहते भी हैं? आखिर क्या कारण है कि निदा फाजली को कहना पड़ा कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ करके ये हम जैसे हो जाएंगे। तो हम जैसे ना हो जाएं बच्चे और उनका कुछ अलग विकास हो, कुछ अलग तरीके से वो आगे बढ़े, इसके लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। उसमें कुछ किताबों के मैं नाम बताना चाहती हूँ। एक मॉन्टेसरी है जिसे पाउलो लिलार्ड ने लिखा है। ये किताब बच्चों के ऊपर है और ये किताब ये बताती है कि आज के समाज में जबकि माता पिता दोनों वर्किंग हैं और बच्चे संयुक्त परिवार टूट गए हैं और बच्चे अकेले इंटरनेट के साथ हैं, तो बच्चों को किस तरह से पाला जाए। दूसरी किताब है साइकोलॉजी एंड द टीचर, इसे डेनिस चाइल्ड ने लिखा है और ये जो है ये बताती है कि कल्चरल डाइवर्सिटी के बीच में बच्चों को टीचर्स किस तरह से एजुकेट करें। इसके अतिरिक्त ये बताती है उसके बिहेवियरल थेरेपी, टीचर्स द्वारा बनाए गए लेसन प्लान्स किस तरह से बच्चे को आसानी से सिखा दें। इनसाइड द ब्लैक बॉक्स डायन विलियम की एक बहुत अच्छी किताब है जो बच्चों में स्किल्स डेवलप करने के बारे में बात करती है। बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिंडा लेनेटरी और डैनियल गोलमैन ने मिल करके लिखा है। ये किताब बच्चों में ईक्यू डेवलपमेंट पे बात करती है। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि जितना जरूरी बच्चों में आईक्यू डेवलपमेंट है उतना ही ईक्यू डेवलपमेंट है। इमोशनल जो है परिस्थितियां जो है बच्चों को तोड़ देती हैं। कई बार बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और उनको हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को नहीं टैकल कर पाते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स को नहीं झेल पाते हैं, टीम वर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह से जो इमोशनल मैनेजमेंट है उस पर ये वर्क करना सिखाती है। लेकिन एक किताब जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हॉवर्ड गार्डनर ने लिखा है। इस किताब में खास बात ये है कि ये बताती है कि बच्चों में 8 तरह का इंटेलिजेंस होता है और ये और इस तरह से बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी भी है, 8 तरीके से हो सकती है। हम सारे बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, हमको 8 तरीके से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक नई किताब है। चर्चा का विषय है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी कोई किताब पढ़ करके समझ सकता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी चित्र को देख के समझ सकता है, कोई बच्चा नंबर्स को बहुत अच्छे से देख के समझता है, कोई बच्चा ध्वनियों को देख करके बहुत समझता है। भावना जी, आपको कुछ सुनने में दिक्कत हो रही है क्या? कुछ सुनने में दिक्कत हो रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही लगता आपको? हेलो, आवाज आपकी? भावना जी को लगता है आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आई भावना जी? आपकी बहुत कम आ रही है आवाज। हाँ, बहुत सॉफ्ट, बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब बच्चों को जो है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो ये बताती है कि अगर कोई बच्चा किसी लेख को पढ़ करके अच्छे से समझ सकता है तो दूसरे बच्चे को हो सकता है ग्राफिक्स से वही चीज समझ में आए। मेरी आवाज आ रही है? आपको हाँ, मेरी मेरे को आवाज आ रही है? हाँ, मुझे मेरे तो को आपकी क्लियर आ रही, आवाज बहुत लो आ रही है। बहुत कम आ रही है। आप अच्छा, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, जरा अपना एक वॉल्यूम बढ़ा के सेकंड, फुल कीजिए। वॉल्यूम तो फुल है मेरा। वॉल्यूम तो फुल है। पहले बहुत अच्छी आ रही थी आवाज, आवाज ही पता नहीं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। ब्लूटूथ भी निकाल दिया है। हाँ, अब आई? आप ये ईयरफोन हटा दीजिए, हो सकता है तो ज्यादा है। तो क्या बात है, फोन में नहीं आ रही? आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद माय फोन। एक सेकंड, एक काम करो, मोबाइल डाटा से एक सेकंड।
आपका माइक ऑफ है क्या? फेसबुक पे आवाज क्लियर आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ नहीं आ रही है, बस फेसबुक पर आ रही है। लैपटॉप से आपकी आवाज पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अभी तो मुझे अभी अच्छा। बोलिए कुछ। हाँ, मैं बोल रही हूँ लगातार। आ रही है नहीं, आवाज? आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, लैपटॉप से कनेक्ट करें तो आप मुझे बस आधा मिनट का वक्त दीजिए, मैं लैपटॉप से कनेक्ट करती हूँ। ओके ओके। हाँ, चलिए, जब तक भावना जी जुड़ती हैं तब तक हम लोग और ये गार्डनर की थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि ये गार्डनर की जो थ्योरी है वो कहती है, ये मेरे ख्याल से हर माता पिता को जाननी चाहिए कि ये थ्योरी कहती है कि 8 तरह की लर्निंग तरीके होते हैं। उसमें से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है किसी लेख को पढ़ के, तो हो सकता है बच्चे को दूसरे बच्चे को हिस्ट्री को कोई लेख पढ़ के समझ में आ रही है, दूसरे बच्चे को वही हिस्ट्री उसको समझ में आएगी जब वो उसको ग्राफिक से दिखाया जाए। किसी बच्चे को फ्रैक्शन नंबर से बहुत अच्छे समझ में आएंगे और किसी को संतरा छील के उसके फांके करके बताया जाए। तो ये इसके लिए एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग भी कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी सीखना छोड़ चुके हैं, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता रहता है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। बस प्रॉब्लम ये है कि क्या स्कूल इतने तरीके से बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हम घर में, जैसे अगर आप ट्यूशन टीचर्स को बुलाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप मतलब खुद पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो आप उनको ये टेस्ट जरूर दिलाइए जिससे पता चलेगा बच्चे को मारने की जगह या डांटने की जगह कि वो मतलब क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। हम बच्चे को बताएं कि आप जो है वो ग्राफिक से अच्छा सीख सकते हो, आप नंबर से अच्छा सीख सकते हो, तो हर बच्चा बहुत अच्छा सीख पाएगा। इसके अतिरिक्त इंडियन राइटर्स में अगर किताबों की बात करें तो एक किताब मुझे अच्छी लगी है, वो है शर्मा रामनाथ की चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। इसमें बच्चों के मनोविज्ञान के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और ये बताया गया है कि बच्चों का मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता है। दूसरी किताब जिसकी वजह से ये विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया है वो किताब है भावना शेखर जी की एक टीचर की डायरी। ये किताब मुझे इसलिए खास लगी क्योंकि इसमें कान इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ा गया है। इस किताब में बताया गया है कि जो बच्चे क्या करें उसकी जगह टीचर क्या करे, टीचर कैसा एनवायरनमेंट दे, टीचर किस तरह की सिंपैथी रखे, कि टीचर किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे के साथ दे, उसको समझाया नहीं गया। उसको एक डायरी शैली में अपने अनुभव शेयर किए गए क्योंकि ये अनुभव है इसलिए सच्चे हैं। और भावना जी खुद ही बताएंगी कि सारे अनुभव उनके सच्चे हैं और इससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकता है। तो अब भावना जी आ गई हैं, फिर से उनको जोड़ते हैं, देखते हैं। जी जी जी, फिर देखते हैं। हाँ भावना जी, अब आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। जी जी, चलिए आपके परिचय पे ही आप आई सीधे, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो भावना जी आपको पुनः नमस्कार करते हुए आपका परिचय मैं सबको अपने मित्रों को बता दूं। जी, भावना जी मूलतः हिमाचल प्रदेश की हैं, लेकिन इन्होंने दिल्ली में ही जन्म इनका हुआ और इन्होंने शिक्षा भी दिल्ली से ली और इन्होंने डबल एमए किया संस्कृत और हिंदी से। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है वो एमफिल किया और पीएचडी भी करी और 28 साल तक इनका अध्यापन का अनुभव रहा है। इसके अलावा इन्होंने 9 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं जिसमें जुगनी, खुली छतरी, सांझ का नीला किवाड़, मौन का महाशंख, जीतो मन, एक टीचर की डायरी आदि है और अभी एक उपन्यास पे काम कर रही हैं। बधाई और शुभकामनाएं भावना जी। तो आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे पहले प्रश्न आपके साथ ये है कि आपको एक टीचर की डायरी जैसा टॉपिक लिखने का मन क्यों हुआ, या क्या कारण थे जिसकी वजह से आपने इस किताब को लिखा? सबसे पहले तो औपचारिक रूप से अटूट बंधन के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, मित्रों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन और तहे दिल से माफी चाहती हूँ कि तकनीकी कारणों से देर हुई, आपको इंतजार करना पड़ा। और सबसे पहले मेरा ये
मेरा फर्ज बनता है कि मैं वंदना वाजपेयी जी को हृदय से आभार व्यक्त करूं, जिन्होंने अटूट बंधन पर इतने सारे सेशंस उनके आते हैं, बहुत सारों की मैं भी साक्षी रही हूं, मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी यहाँ मुझे भी आने का मौका मिलेगा। तो वंदना जी का बहुत शुक्रिया। अटूट बंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब सवाल है कि आपने जो प्रश्न मेरी तरफ मुझे दिया है, देखिए जीवन भर में शिक्षण में रही, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और इतने लंबे समय तक जब आप एक अपनी कर्म भूमि से जुड़े रहते हैं तो आपका भावनात्मक एक जुड़ाव हो जाता है। नहीं तो इतने समय तक एक ही संस्था में बंद कर रहना, ये आज के जमाने में आज के बच्चों के लिए तो हैरानी की बात है, जो हर एक साल पर अच्छा पैकेज देखकर अपना स्थान बदलते हैं। यहाँ पर आपकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। आपने बहुत सुंदर इसकी पूरी भूमिका दी, और जो बताया आपने आज का जो माहौल है, वो माहौल ही मेरे इस किताब को लिखने के मकसद से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, थोड़ी सी बात अगर मैं अपनी ओर से करूं तो बच्चे की पहली गुरु तो उसकी माँ होती है, जो उसे अक्षर ज्ञान सिखाती है। बचपन में जब बच्चा शुरुआती वक्त जो है वो माँ के साथ बिताता है, पिता के साथ, लेकिन माँ ही उसको मातृभाषा सिखाती है और जो भी है। लेकिन देखिए, अगर जीवन में सफल होना है, व्यक्ति को संसार में नाम कमाना है, धन कमाना है और कुछ हासिल करना है, तो उसको समाज से जुड़ना होता है। और मुझे लग रहा है समाज से जुड़ने के लिए दहलीज से बाहर, घर की दहलीज लांघ कर बाहर आना पड़ता है, और तब समाज से व्यक्ति को जोड़ने वाला जो सेतु है वो शिक्षक है। स्कूल कॉलेज के माध्यम से शिक्षक ही समाज से जोड़ता है, और वो सेतु बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो सेतु कमजोर होगा तो बच्चा मझधार में डूब सकता है, फिसल सकता है। तो जैसे आपने कहा, ये किताब लिखने की प्रेरणा क्यों मिली? मेरी जो किताब है उसका ब्लर्ब बहुत बड़ी साहित्यकार उषा किरण खान जी ने लिखा है। उनका एक वाक्य है ब्लर्ब में, शिक्षक अग जग में टीचर, अग जग में टीचर है। वो टीचर मतलब हर भूमिका में वो अपनी टीचरी नहीं छोड़ सकता और ना छोड़ना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज जो माहौल है उसमें टीचर की टीचरी छूट गई है, और जो माहौल है उसमें गुरु शिष्य, देखिए पहले की बात करें तो मैं 1 मिनट में ये बात कहना चाहूंगी कि पहले गुरुकुल प्रणाली थी हमारे यहाँ, गुरु शिष्य संबंध था, और बिल्कुल वो याद आते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और उसके बाद गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो वो जमाना आज क्या है? आज तो माहौल बिल्कुल बदल गया है। आज तो शिष्य की जगह, आज देखिए, आज विद्यार्थी और टीचर है, आज स्टूडेंट को फीस देता है और शिक्षक जो है वो वेतन भोगी अपना काम करता है। और पहले जो गुरु थे वो अपने शिष्य का जीवन बनाते थे, आज जो टीचर हैं वो अपनी जीविका कमाते हैं। तो मकसद बिल्कुल बदल चुके हैं, और वो पहले बहुत अनुशासन था और एक भय का माहौल था, और उस भय के कारण आदर था। तुलसी कहते हैं भय बिन प्रीति ना हो गई, तो भय के कारण प्रीति थी। आज भय जो है उसको गलत माना जाता है। ठीक है, माहौल बदल गया है, मानते हैं। एक अच्छी बात है कि आज स्टूडेंट टीचर जो हैं वो बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन देखिए करीब आने से भय मुक्त माहौल हुआ है, लेकिन ज्यादा जो नजदीकियां हैं तो टकराहट भी होती है। अब हालात जो टीचर है उसको स्टूडेंट टीचर नहीं समझ रहे, गुरु नहीं समझ रहे, और गुरु जो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को अपने शिष्य, अपने पुत्र तुल्य नहीं समझ रहा है। शिक्षक की बात करें, आज माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है, करना पड़ रहा है। आज शिष्य जो है, शिष्य की जगह मैं स्टूडेंट शब्द इस्तेमाल करूंगी। शिष्य बहुत गौरवपूर्ण शब्द है। आप सोचिए, जो स्टूडेंट है वो गाली से लेकर गोली तक वो अपने पर चला सकता है, और टीचर वो गुरु कहाँ से होगा? आज टीचर जो है वो बच्चों को पक्षपाती हैं, उसके बाद वो ट्यूशन के बहाने उनका आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, हमारे दिन सुर्खियों में पढ़ते हैं, शिक्षक ने अपने स्टूडेंट का शोषण किया, लड़कियों का मानसिक शोषण क्लास में। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है स्थिति बहुत खराब है। तो मुझे लगा कि जैसे आपने शुरू में बहुत सुंदर बातें कही, बचपन कहीं खो गया है। बचपन कहाँ? बच्चे सूरज को उगता नहीं देख रहे हैं। सुबह सुबह 3 साल के बच्चे पीठ पर बुरा लाद कर, और मैंने देखा है वो रिक्शों में या
गाड़ियों में वो सोते हुए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अन्याय उनके साथ हो रहा है। तो उनका जो एक जो नैसर्गिक विकास होता था, प्रकृति से सीखते थे, वो नहीं है। तो मुझे लगा कि किताब लिखूं जिसमें मैं इस भ्रांति, मेरी नजरों में ये भ्रांति भी है कि टीचर रिलेशनशिप जो है वो बहुत बुरा हो गया है, सुधर नहीं सकता। नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर एक टीचर में थोड़ा सा गुरुत्व पैदा हो जाए, गौरव, और जो हमारा जो शिक्षक है वो शिष्य बन जाए। शिष्य जो गुरु का अनुसरण करता है और जो गुरु की आज्ञा का पालन। तो मेरी किताब एक बहुत अदना सी कोशिश है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सुंदर अनुभवों से गुजरी हूँ और बहुत सारी चुनौतियां भी देखी। मुझे लगा मैं उन्हें दर्ज करूं, ताकि कम से कम वो हमारे समाज में और जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उन सबके लिए ये किताब एक उम्मीद जगाए कि नहीं, स्टिल देयर इज होप। उम्मीद की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए शायद मुझे भी ये किताब बहुत ही पसंद आई। तो हम संवाद को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा रोचक बनाते हुए, मैं एक थोड़ा फिल्म का उदाहरण दूंगी कि एक फिल्म थी शायद दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया जाता है मेरा बाप चोर है। जी जी और जी। मतलब उस लिखे की वजह से एक मासूम बच्चा जो है वो उसमें बदल जाता है, एक एंग्री यंग मैन में बदलता है। जी। स्कूल में अक्सर क्या होता है कि बच्चों के लिए ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं, अदृश्य टैटू बच्चों के लगा दिए जाते हैं, ये चश्मिश है, ये बुटल्ली है, ये काली है। उसी में से एक टैटू होता है नकलची का, तो जो बच्चों के ऊपर लगा दिया जाता है। हालांकि नकल नहीं होनी चाहिए, स्कूल स्ट्रिक्ट भी होता है, नियम होते हैं, लेकिन क्या ही खूबसूरत हो कि अगर कोई बच्चा पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाए तो उसको इस तरह से उसको संभाल लिया जाए कि आगे वो जिंदगी भर नकलची का टैटू अपने माथे पर ना चिपकाए रहे और उसका भविष्य बन जाए। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे मित्रों को ये अपना ये प्रयास बताएं, जिससे मित्रों को ही ना केवल मित्रों को बल्कि और टीचर्स को भी ये समझ आए कि एक बच्चे को संभावनाओं को किस तरह से जगाया जा सकता है। एक छोटी सी माफी दर बताइए। सबसे पहले तो मैं वंदना जी को सलाम करती हूँ कि उन्होंने मेरी किताब को न सिर्फ पढ़ा, अक्षर अक्षर पढ़ा, लगता है उसको जिया, उसको महसूस किया। और मुझे लग रहा है इस किताब की पहली समीक्षा आपने लिखी, उसके बाद फिर और भी समीक्षाएं आई। तो और आप भी एक जमाने में शिक्षिका रह चुकी हैं, मुझे पता है। तो कहते हैं ना कि वो जहाँ बीज होता है वहां खाद पानी अपना असर करता है। तो आप में भी वो बीज है, एक सहृदय शिक्षिका है। तो मेरे साथ ऐसे देखिए आए दिन स्कूलों में हर शिक्षक के साथ ये होती हैं घटनाएं। हम लोग छोटे छोटे क्लास टेस्ट लेते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े परीक्षाएं लेते हैं, एनुअल एग्जाम्स लेते हैं, हाफ ईयरलीज लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है, ये पूरे देश में हम देखते हैं, हर जगह पर है। लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैं एक बैंक में गई और मेरा कुछ काम था बैंक में, और वहां मुझे एक युवती मिली, उसने मेरे पांव छुए और याद दिलाया कि वो मेरी कभी स्टूडेंट रही है। तो मैं काफी हैरान हूँ, बदल जाते हैं 10-12 साल बाद वो मुझे मिली, तो बच्चों की काठी बदल जाती है। तो उस बच्ची ने मुझे अपने चेम्बर में ले गई और बहुत प्यार से, मैम आपको कॉफी पीनी है, और फिर उसने मेरे सारे काम तो किए ही, लेकिन जब मैंने उसको खुशी जाहिर की कि तुम आज इस मकाम पे हो, वो वहाँ की डेप्यूटी मैनेजर थी बैंक की, तो मैंने उससे कहा कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। तो उसने कहा कि मैम आप ही की देन है। तो मैंने, बच्चे नहीं धन्यवाद करते हैं, तो मैंने हंस के टाला। तब उसने मुझे याद दिलाया कि मैम आपने अगर मुझे नहीं संभाला होता तो आज मैं यहाँ ना होता। तो मेरी एक कहानी है मुआफी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। फिर वो लड़की की बातें मुझे अतीत में ले गई और मुझे याद आया 10-12 साल पहले कि प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे हमारे स्कूल में, और बच्ची ने, मतलब मैंने महसूस किया, हम 2 इन्विजिलेटर्स थे। एक इन्विजिलेटर थोड़ी देर के लिए स्टाफ रूम में गई थी अपना अल्पाहार करने, और मैंने महसूस किया कुछ हरकत, और देखा तो उस बच्ची ने, उसके पास एक चिट था और परीक्षा में वो कोशिश कर रही थी नकल करने की, या उसने शायद कुछ की भी थी। मैंने पूरा का पूरा जो
एग्जामिनेशन हॉल था, वो खामोशी से सारे बच्चे काम कर रहे थे और वो लड़की संजोग से सबसे पीछे बैठी थी कोने में। मैं गई और मैंने उसकी शीट उठाई और उसके भीतर से चिट निकला और वो एकदम डर गई और खड़ी हो गई। मैंने उसको एकदम से कंधे पे दबाव दे के बिठा दिया और उसकी शीट और वो कागज दोनों लेकर सीज कर दिए और चुपचाप पल भर में मैंने निर्णय किया और वो उस बच्ची को दूसरी आंसर शीट दी नई और उसको बस आंखों से तरेर कर मैंने कुछ नहीं कहा और उससे दोबारा लिखवाना शुरू किया और वो पेपर्स, उसकी वो शीट जो कुछ क्वेश्चंस वो लिख चुकी थी उत्तर और वो जो नकल का कागज था वो मैंने बहुत लपेट के छिपा कर अपने कुछ और पेपर्स में, और जब मेरी वो कोलीग आ गई तो मैं स्टाफ रूम में गई और मैंने उसको बिल्कुल अपने बैग में जब्त कर लिया, किसी से कुछ नहीं कहा और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लग रहा था मैंने ही चोरी की है और मैंने शायद अपने प्रोफेशन से ही मैंने धोखा किया था। मैंने ना प्रिंसिपल को सूचित किया ना अपनी कलीग को, किसी को नहीं बताया, मैंने उस हॉल में किसी को पता नहीं लगने दिया उस बच्ची ने ऐसा किया है। और उसके बाद में फिर सारी परीक्षाएं जब खत्म हो गई तो वो बच्ची मेरे पास सॉरी कहने आई। जब सॉरी कहने आई तो मैंने उसको कहा कि तुम ठहरो और मैंने कागज पर उससे माफीनामा लिखवाया, कन्फेशन लेटर। तो वो डर गई, बोली मैम आप प्रिंसिपल को देंगी या मेरे पेरेंट्स को। मैंने कहा तुम बस लिखो और जो मैं कहती हूँ वो लिखो। उसने पूरा इकरार किया और वो कागज बंद रहे। मैंने करीब 2 साल मेरे लॉकर में रहा, उस कागज का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके बाद वो बच्ची, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया से बात छिपाई कि उस बच्ची ने किया है और बच्ची इंटेलिजेंट थी वो बच्ची, और उसके बाद वो बच्ची अगले साल स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर चुनी गई। और सोचिए स्टूडेंट काउंसिल में आना बहुत बड़ी बात है। तो उस बच्ची को मुझे लग रहा है कि अगर मैं वहां नहीं छिपाती तो उस पर एक चीटर का लेबल लग जाता और शायद वो नहीं आती। तो ये कहानी मुआफी के नाम से मैंने दी है किताब। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि अगर टीचर्स इस तरह से बच्चों को ट्रीट करें, इतना इमोशनली ट्रीट करें और ये समझें कि एक छोटी सी गलती माफ कर देने से एक छोटा सा मतलब बीज जो एक नकारात्मकता का था उसको आपने वहीं खत्म कर दिया और उसको न केवल नकल, आगे भविष्य में नकल करने से भी रोका, क्योंकि आत्मग्लानि से बड़ा पनिशमेंट भी कुछ नहीं होता। तो आपने अपनी किताब में जो आत्मकथ्य है उसमें आपने टीचर की, शिक्षक की परिभाषा भी लिखी है। श्री से शिक्षा, छा से क्षमा और का से करुणा, इन तीनों को मिला करके शिक्षक बनता है। ये बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है। और आपने क्षमा करने का एक दूसरा भी आपका वो है, इसमें संस्मरण है जिसमें आप एक पिता को क्षमा करती है जो दस्तखत कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में भी बताएं। वो भी ऐसा हुआ था कि जैसे हमारे स्कूल में काफी अनुशासन के चलते छोटी छोटी चीजों को हम पेरेंट्स को नोट लिखकर डायरी में देते थे। तो एक बार एक बच्ची ने डायरी में नोट लिखने के डर से अब होमवर्क नहीं किया, तो या कोई और क्लास में ऐसी अनुशासनहीनता हुई तो बच्चे डर जाते थे कि हमारी डायरी में नोट ना जाए। तो खैर, तो एक बच्ची ने क्या किया कि होमवर्क मेरे दस्तखत कर दिए नकली। उसकी कॉपी चेक नहीं हुई थी, पिछला काम चेक नहीं था और मैं थोड़ी सख्त थी कि मतलब रेगुलरली आप काम कर अपना मुझसे जांच करवाइए। तो उस बच्चे ने 3-4 होमवर्क नहीं किए थे और फिर किसी अपनी मित्र से कॉपी करके और 4-5 होमवर्क के बाद मेरे पास ले आई। तो मेरी आदत है पलट कर देखती थी कि पिछले 4 होमवर्क तुमने चेक क्यों नहीं करवाए। तो उसने सोचा कि मैं इंटेरोगेशन से बच जाऊं। उसने क्या किए, मेरे हस्ताक्षर बना दिए 3-4 होमवर्क में। और मेरे हस्ताक्षर बच्चों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन आसान एक्चुअली होता नहीं, और वो मैंने पकड़ लिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं मौका देती हूँ, मैं जल्दी प्रिंसिपल के पास नहीं ले जाती ना अभिभावकों को नोट देती। मैंने पूछा ये तुमने किए हैं, बस तुम कन्फेस करो, तुम बेटा मुझे बता दो और ये बुरी बात है। नहीं मैंने किए नहीं। तो फिर मैंने उसकी कॉपी लेकर रखी। मैंने सोचा लास्ट पीरियड था, मैंने सोचा मैं अगले दिन बात करूंगी इससे और फिर इसकी काउंसलिंग करूंगी, इससे एक्सेप्ट करवा के और बच्चे को प्यार से समझा के छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है उस बच्ची ने घर जाके सुनाया होगा कि मिस ने मेरी कॉपी ले ली। अब वो बच्चा डर गया होगा। अगले दिन तो सुबह उसके पिताश्री जो हैं वो स्कूल आ गए, उन्होंने बच्चा कृपाण सब निकाल ली और वो बोले कि मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती, उसका ऐसा संस्कार है, ये है वो है। तो मतलब कहने का मैं प्रिंसिपल के पास क्या जाती, वो खुद ही प्रिंसिपल के पास चले गए कि
टीचर ने मेरी बच्ची के ऊपर ये इल्जाम लगाया। तो खैर फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, थोड़ी नाराज भी हुई कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा सिस्टर मैं इतनी छोटी बातों के लिए आपको ट्रबल नहीं देती, आई एम सफिशिएंट टू हैंडल दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। लेकिन उसके बाद ये सिद्ध हुआ भाई उस लड़की ने ही किए थे, उसने तब मतलब स्वीकारा, और सिस्टर ने उसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया स्कूल से, क्योंकि दस्तखत करना ये बहुत ही आपराधिक बात है, आपराधिक मतलब गतिविधि है। तो बच्चों को थोड़ा हम लोग इसलिए भी करते हैं कि बचपन में ही सुधार लें। लेकिन फिर उसके बाद उसके पिता जो है वो मेरे पास आए और बोले कि मैम आपसे माफी। उस समय तो वो फिर मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, वो चरणों में गिरने को तैयार। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं आप मेरी तरह, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, आप ऐसा ना करें, लेकिन बस अपने बच्चों पर अंधा विश्वास ना करें। मैंने कहा जितना आप जानते हैं बच्चों को कभी कभी उससे ज्यादा टीचर्स जानती हैं, क्योंकि बच्चे है ना, क्योंकि माता पिता कई बार 20 घंटे साथ रह के भी बच्चों को नहीं जान पाते, क्योंकि उनमें बड़ा परिवर्तन आता है और हम लोग अनुभवी हैं। तो ये सब बात, ये भी इस पर मैंने दस्तखत कहानी फिर लिखी और फिर मैंने प्रिंसिपल से कहा। तो फिर उस बच्ची को हमने कहा नहीं सिस्टर उसको आप, फिर प्रिंसिपल भी मानसिक रूप से तैयार थी कि उसको सस्पेंशन एक डराने के लिए या दबाव देने के लिए किया जाए। फिर उस बच्ची को हमने बुला लिया। तो ये दस्तखत कहानी बहुत ही अच्छा किया आपने। तो अब बात करते हैं बच्चों के जीवन की मुख्य समस्या यानी नंबर गेम। फिर से जैसा कि तारे जबी पर कहा गया कि 96% प्लस चाहिए सबको, 94% तो गाली है। तो जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे पे दबाव डालते हैं कि तुम्हें तो पढ़ना है, नंबर लाने हैं। और मेरे बेटा जब छोटा था 6-7 क्लास की बात है, तो एक बच्ची थी उसको फिक्स आते थे। तो जब उसने मुझे बताया कि उसको फिक्स आते हैं तो एक सिंपैथी डेवलप हुई मेरे मन में भी। तो मैंने उससे कुछ समय बाद जब उसका रिजल्ट निकला तो उसके नंबर ठीक थे, पास हो गई थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, इतनी बीमार बच्ची है, पास हो गई। तो नहीं मम्मी आप नहीं जानती, उसको तो उसकी मम्मी मारती हैं अच्छे नंबर ना लाने के लिए। तो एक जो इस तरीके का दबाव है बच्चों पे कि उनको नंबर ला के ही देने। अच्छा बहुत सारे जब सीसीई सिस्टम आया तो बहुत सारे स्कूलों ने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी उसके समान ग्रेड देने शुरू की। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैथ्स में तो तुम्हें अच्छे लाने ही है, आर्ट में भी फर्स्ट आना है, गेम्स में भी तुम्हें ही आना है। तो उससे दबाव कम होने की जगह मैंने जो महसूस किया कि बच्चों का दबाव और बढ़ गया। आपने भी ऐसी जरूर घटनाएं देखी होंगी और ऐसे पेरेंट्स से आपका साबका पड़ा होगा। तो आप बताइए कि आपने उनको कैसे वो पेरेंट्स थे और आपने उनको किस तरीके से समझाया कि मतलब इस तरह का दबाव ना डालें। देखिए क्योंकि आपने एक टीचर की डायरी को केंद्र में रखा है, तो उसमें मेरी एक कहानी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। देखिए एक बार क्या घटना हुई कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट में बांट रही थी अपनी क्लास के रिपोर्ट कार्ड, और कुछ बच्चे थे जो एक सब्जेक्ट में जो है रेड मार्क था, उनको फेल थे, तो उनको डिटेन किया गया, उनको रोका गया और फेल तो नहीं किया गया, पर उनको फिर 1 महीने के बाद, 1 महीने नहीं 15 दिन के बाद उनको री एग्जाम देना था, और री एग्जाम में अगर पास हो गए तो उनको प्रमोशन मिलनी थी, नहीं तो उनको रोक देना था। ये मेरे ख्याल 9वीं कक्षा की बात है। उसके बाद मैंने देखा कि एक बच्चे को जब रोका गया, जब मैंने उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं दी, उसके पेरेंट्स आए, तो मैं काफी हैरान हो गई। वो मेरे लिए एक सदमे वाला दिन था। मैं हैरान हो गई कि अभिभावक किस हद तक अपने बच्चों के का सर्वनाश करने पर तुले हैं। देखिए मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल। बच्चे को मैथमेटिक्स में रेड मार्क था। अब जब मैंने रिपोर्ट कार्ड दी तो उसके पिता ने अपनी बच्ची की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी बच्ची ने कितना बड़ा अपराध किया। अरे तुमको रेड मार्क आ गया और इस कारण प्रमोशन नहीं मिली। तो मैंने बच्चे की आंखों में आंसू लगता है कि दबदबाने को तैयार, और बच्चा एक तो घबरा गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा तुम्हें एक चांस और दिया जा रहा है बेटा, 15 दिन जम के तैयारी करो एंड आई नो यू कैन डू दिस। मैंने कहा मुझे पूरा भरोसा, मैं जानती हूँ अपने बच्चे की कुव्वत की कैपेसिटी। उसके फादर तो बोले मैडम मैंने सारा साल ट्यूशन पर देखिए इतने पैसे खर्च किए और इस बच्चे ने क्या किया, ट्यूटर इसको पढ़ाता था, बहुत अच्छा ट्यूटर था। तो मैंने कहा सर टीचर्स तो स्कूल में भी बहुत अच्छे हैं, पर अब जो हो गया वो हो गया। तो बोले नहीं। उसके बाद वो इतने बरसने लगे। तो मैंने कहा शांति रखिए, 15 दिन बाद बच्चा
बाद में मुझे उसमें पता लगा कि इतने फायर क्यों थे। बोले मैडम मैंने तो 1 लाख रुपए फिजी में जमा कर दिया है इसके कोचिंग के लिए। तो मैं हैरान, मैंने कहा किस चीज की कोचिंग? तो आईआईटी में इसको क्लियर होना है। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा सर ये तो बच्चा मैथ्स में कमजोर है, इसको आप आईआईटी में भेजने का कैसे सोच रहे हैं? इसको ह्यूमैनिटीज में भेजिए, इसकी जो और खूबियां है उसमें। नहीं नहीं, इसको फिर इसको आईआईटी बनना है। मैडम आप नहीं जानती मेरे घर में पहले से 3 आईआईटीएन है, ये कैसे नहीं करेगी? माय गॉड, मुझे लगा जैसे वो बच्चा उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं, उनका सौतेला बच्चा था। और इतना मैं बाद मैंने कहा कि नहीं देखिए ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, और अभी बच्चे को फिलहाल एग्जाम के लिए अपियर होने दीजिए और इसको खूब तैयारी कराइए। तो वंदना जी उन्होंने जो वाक्य बोला मैं दंग रह गई। उन्होंने कहा मेरे सामने अपनी बेटी को, नहीं अब अगर 15 दिन में तुमको हम 18 घंटे पढ़ाएंगे और तुमने अगर 12th में पास नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब आप बताइए वंदना जी, आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, माता पिता इतना धमकी दे रहे हैं, कहाँ से बच्चे सीख रहे हैं? मतलब मैं उस दिन शॉक्ड हो गई। फिर मैंने उस बच्चे को अलग से ले जाकर उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, जो हम कर सकते थे जुबान से प्यार से, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, उसे जो एक अपना वाइब्रेशंस जो एक टीचर दे सकती है। और खैर ईश्वर की दया से वो बच्ची बाद में पास हुई, और मुझे लग रहा है उसके पिता से भी ज्यादा खुशी मुझे हुई। और इस पर भी मैंने एक कहानी दी है, मुझे उसका नाम नहीं समय याद आ रहा। तो मतलब माता पिता की काउंसलिंग बच्चों से ज्यादा जरूरी है। ये क्या कहा जाए, नंबर 1 है, माता पिता इतने उलझ गए हैं और बच्चों के ऊपर वो एक प्रकार से ये दबाव उनके बच्चों के गले का फंदा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि इसका तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से बच्चों पे दबाव डालना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की आत्महत्या के किस्से सुनकर के बहुत से माँ बाप खुद इतना डर गए हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो इतना डर गए हैं कि वो बच्चा समय बर्बाद करता है, लेकिन माँ बाप सोचते हैं भाई समय बर्बाद कर लेने तो, लेकिन हम कहें ना कहीं ऐसा ना हो बच्चा कुछ कर ले, रात में अकेले जो है वो रहता है पढ़ता है तो हम कहीं। और तो इस तरह से पेरेंट्स की किस तरह से काउंसलिंग हो कि वो बच्चों को ये समझाएं कि तुमको मतलब बच्चों पे दबाव डाले बिना भी उनको परिश्रम के महत्व को समझाना है कि तुम्हें पढ़ना तो है ही। देखिए मैं बताती हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता है, मतलब कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। तो माता पिता के अंदर आजकल इतनी अधीरता है। देखिए बच्चा जन्म लेता है, 2.5 साल का होते ही वो उनको प्ले स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद में माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं। और एक सेंटेंस में हमेशा कहती हूँ, आजकल संयुक्त परिवार है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है, 1 या 2 बच्चे हैं, माता पिता दोनों कमा रहे हैं। They are providing valuable things to their children, not values. Values नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत समय नहीं दे रहे हैं। तो देखिए सवाल उठता है, हम बच्चे से चाहते हैं कि ये हमें मिले, हम चाहते हैं कि पौधा जो है वो हमें एकदम रसीले आम दे दे, लेकिन उसके पीछे की जो तपस्या है वहां कहीं पर लैप्स हो रहा है। माता पिता का आजकल की विचारधारा बदल चुकी है। जो आप कह रहे हैं ना कि अंकों का परिश्रम का, देखिए परिश्रम का महत्व कहाँ सिखा रहे हैं, वो धन का महत्व सिखा रहे हैं बच्चों को। 4-5 साल का बच्चा स्टैंडर्ड 1 का अगर वो नहीं पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड 1 का बच्चा जिसको नेचर से सीखना है, जिसको हंसना है, बचपन उसको पता है कि तुमको नंबर लाने हैं 100 में से 90 नंबर 95, और उसको क्या कहते हैं जब बच्चा नहीं पढ़ता, अच्छा बेटा तुम नहीं पढ़ोगे तो ठीक है बेटा, हमारे घर में जो काम करती है ना ये जो आया, तो ठीक है बेटा बड़े होके तुम ये आया बन जाना, तुम तो अफसर नहीं बन सकती। आप देखिए वंदना कितनी ज्यादा ये बुरी बात है। वो जो आया है डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं सिखाया जा रहा, वो आया जो है उसकी वो उपेक्षित का मतलब वो परिश्रमी है, वो परिश्रम करती है। आया भी बनना पड़े तो हम स्वावलंबी बने, तो बच्चों को स्वावलंबन नहीं सिखाया जा रहा। बच्चों को कुछ नहीं, बस किताबें पढ़ो और तुम मोबाइल पर खेल खेलो। ना वो बच्चे बारिश में भीगने का आनंद ले रहे, ना कागज की नाव बनाना सीख रहे हैं, ना वो गली मोहल्ले का जो कल्चर था वो सहभागिता का,
मतलब मुझे लग रहा है, सच बताऊं तो ये मेरा निजी ये है, भले ही मेरे जो श्रोता मित्र हैं वो असहमत हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि परवरिश में बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं, और माता पिता खुद पहले धन को ये कहते हैं तरजीह देना बंद करें। वो बच्चों को रोबोट्स बना रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ट्यूशन करवाएं, बच्चे को स्वावलंबी बनाएं, घर में बच्चे को अपना कमरा साफ करना है ना, अपने कपड़े खुद धोना। 5 साल की 10 साल की उम्र में हॉस्टल भेज देते हैं, हॉस्टल भेज देते हैं, बच्चा माता पिता से दूर हो गया। तो देखिए भावनात्मक संबंध टूट रहा है, बच्चे को आप समय नहीं दे रहे ना, आप बहुत धन बरसा रहे हैं। बच्चा बुढ़ापे में आपको डॉलर भेज देगा, आपका शानदार कमरा होगा सुविधाओं से लैस, वो आपके पास बैठेगा नहीं। तो बच्चे के जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल रही है। उसे पैसा कमाना है, उसे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन 20 साल बाद आप सही बातें उसको गलत टाइम पर दे रहे हैं, आप वक्त से पहले दे रहे हैं। उस बच्चे को भी जल्दी है, उसको जल्दी फास्ट फूड कल्चर है। तो मुझे लग रहा है माता पिता सबसे पहले बच्चे को एक अच्छा इंसान बनना सिखाएं, केयरिंग एंड शेयरिंग। घर में भाई बहन है तो बांटना सिखाएं, पहले उसको ये भी सिखा दें। सिलेबस तो हो जाएगा, होगा चाहे नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये नंबरों का जो खेल है वो माता पिता का ही किया हुआ है, और माता पिता को भी पीयर प्रेशर, मेरे भाई कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं, और बच्चों का भी पीयर प्रेशर है। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं माता पिता का और शिक्षकों का भी है, वो मैं बताऊंगी अगर आप पूछेंगी तो। फिर शिक्षकों का, बच्चा हमारा अपराधी नहीं है, बच्चा निर्दोष है, एक्चुअली काउंसलिंग माता पिता के शिक्षक की होनी चाहिए। एक बात और मैं पूरी करती हूँ, माता पिता अच्छे स्कूल में, तथा कथित अच्छे स्कूल में, ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाने के लिए जूतियां चिपकाते हैं, है ना। अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं करना चाहते, वो अच्छे स्कूल का लोगो उनको चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, उसके बाद खत्म, उसके बाद लगता है फैक्ट्री में स्कूल, अब हमारा बच्चा प्रोडक्ट बन के निकलेगा। वो नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा एक पौधा है। अच्छा, रोज जी, आपकी एक कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है। जी जी जी, तो मैं इसलिए गलत कदम ना उठा ले, तो आप उसको पढ़ के जरूर सुनाइए, ताकि उसका जो मैसेज वो देना चाहती है वो सब तक पहुंचे। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि बच्चे हमारे नौनिहाल देश के कर्णधार हैं। एक एक बच्चा मुझे लग रहा है कि करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती है, और माता पिता देश के लिए बहुत कीमती है। हमें एक एक बच्चे की रक्षा करनी है, और रक्षा करके ऐसे नहीं करनी कि सिर्फ उसे जीवित रखना है, उसे सही आकार देना है। और दुख की बात है, मैं न्यूज में सुनती थी चैनल्स पे, मेरा बच्चा जब खुद बाहर पढ़ रहा था, मैं सुनती थी कि रैगिंग में बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मतलब मैं वंदना जी सच कह रही हूँ, मेरी तरह बहुत माएं मतलब जार जार रोती थी ये खबरें सुन के, क्योंकि उनका अपना बच्चा, वो अपने बच्चे को देखते। तो एक बार मेरे स्कूल में ऐसा हादसा हुआ कि एग्जामिनेशन चल रहे थे, और हमने सुना सुबह सुबह दबे मतलब जंगल की आग की तरह खबर फैली कि हमारे स्कूल की एक बच्ची, उस बच्ची ने 7वीं क्लास की बच्ची थी, और पता लगा उसने आत्महत्या कर ली। और आप समझ सकते हैं कि पूरे स्कूल की जो स्थिति थी उस समय, और बहुत अच्छे ढंग से हमारा स्कूल बच्चों को शिक्षित करता है। तो तब मैंने ये कविता लिखी थी मेरा, क्योंकि मैं तो आप जानती हैं जब मन में बहुत उद्वेलना होती है तो कलम होती है। तो आपकी मतलब आग्रह पर मैं सुनाती हूँ। कविता का नाम है मुनिया। ये हमारे समाज की उन सारी बच्चियों के का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी उन माओं का, जिनकी माओं की बच्चियां ये कदम उठाती हैं। क्यों उठाती हैं ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन फिलहाल उस माँ की क्या स्थिति है। कविता मुनिया।
आज खुला जब दरवाजा, चीख पड़ी बेसाख्ता। आज खोला जब दरवाजा, चीख पड़ी बेसाख्ता। वो झूल रही थी पंखे से, वो झूल रही थी पंखे से, जिसे झुलाया था बाहों ने सिर्फ 12 बरस पहले, जिसे झुलाया था बाहों में सिर्फ 12 बरस पहले। आज उसका साइंस का एग्जाम था, आज उसका साइंस का एग्जाम था। रात 2 बजे तक उसके कमरे की खिड़की का कांच चमक रहा था दूधिया रोशनी में। क्या हुआ होगा 4 घंटे में? उसने यानी माँ ने, उसने बादाम का दूध तैयार किया है तो मुनिया के लिए, उसने बादाम का दूध तैयार किया है मुनिया के लिए। अब कौन पिएगा? 9 महीने पेट में उठाए घूमती रही, 18 घंटे की प्रसव पीड़ा के उसे देखते ही छूमंतर हो गई थी। 18 बरस की ठहर जाती, 18 घंटे की प्रसव पीड़ा उसे देखते ही छूमंतर हो गई थी। 18 बरस की ठहर जाती। अभी लिपटी है सफेद चादर में, अभी लिपटी है सफेद चादर में, गोरा गदगद पांव झांक रहा है। कितनी मालिश की थी हल्दी और जौ के आटे की लोइयों से, तुल तुल कर पाला था, पोसा था, रेशा रेशा बुना था, तिनका तिनका जोड़ा था। सबसे बड़े स्कूल में डालने के लिए कितनी चिरौरी की थी, घंटों धूप बरसात में चक्कर काटे थे। स्कूल के पहले दिन चूम लिया था, स्कूल के पहले दिन चूम लिया था, गालों के साथ उसके नन्हे बूटों को। पहली वर्षगांठ पर उसने हाथों रोपा था आम का पेड़ आंगन में, अमराइयों में लहकता है कुछ सालों से। अब उसके हिस्से के आम कौन चूसेगा, कौन सुनेगा झड़े हुए टिकोलों को। पहला इनाम जीत कर लाई तो पापा ने किताबों का खाना खाली कर दिया था। हर साल नया रैक बना है चमचमाती ट्रॉफियों के लिए। अब वहां खुद विराजेगी माला चढ़ी तस्वीर, नन्ही सी जान, कच्चे कच्चे पंख, नन्ही सी जान, कच्चे कच्चे पंख, ऊंचे ऊंचे सपने, बड़े बड़े अहम, छोटे से घर में कब दूर जा बैठी हूँ अपनी महत्वाकांक्षाओं की भीड़ में। क्या थी उलझन, क्या थी उलझन? कोई डिप्रेशन, स्कूल की घटना, कोई ग्रंथि, या कोई नया सजल एक्सपेरिमेंट का। बताती तो, दिखाती तो, बताती तो, दिखाती तो अपने मन का वीरान कोना। क्यों गुम हो गई, क्यों गुम हो गई मेले में बिछड़े बच्चे सी, सदा के लिए मुनिया ओ मुनिया। बहुत मार्मिक और चूंकि ये सच्चाई है तो ये सुनने के बाद और भी पता नहीं दिल में कैसा कुछ होने लगता है कि एक बच्चा किस तरीके से निराश हो करके अपने जीवन को, जिसको उगना है खिलना है, अपने जीवन का इस तरीके से अंत कर लेता है। बहुत दुखद है। और अगला सवाल थोड़ा मतलब पूछने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही क्योंकि कविता बहुत ही मार्मिक है। लेकिन फिर भी अभी जैसे रिजल्ट निकले 12th के और 10th के, तो ये हुआ कि सफल बच्चों को हमेशा की तरह ज्यादा मतलब प्रोत्साहन मिला। लेकिन अखबारों में और मैगजीन्स में ढेर सारे लेख आए कि कोई बच्चा जो सफल, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, वो डरे नहीं क्योंकि उनके भी नंबर अच्छे, आगे नंबर अच्छे आ सकते हैं। या ऐसे उदाहरण दिए गए कि जो बच्चे अभी सफल नहीं हुए हैं वो आगे किसी और लाइन में जाके सफल हो सकते हैं। कुछ को ऐसे उदाहरण दिए गए जो बच्चे लगातार असफल होते थे फिर बाद में सफल हो गए, ऐसे कुछ उदाहरण रहे। लेकिन सारे कुछ लेख पढ़ने के बाद मुझे केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, सफल सफल सफल। हमने हर बच्चे के आगे, चाहे तुम पढ़ाई की लाइन में जाओ, अच्छा तुम पढ़ाई के नहीं गए, तुम बार्बर बन गए तो हबीब की तरह बन जाना, तो मोची बन गए तो किसी और की कोई लेखक बनो तो प्रेमचंद की तरह बन जाना।
हमने हर बच्चे के आगे एक लाल फीता बांध दिया है कि ठीक है पढ़ाई में नंबर नहीं आए लेकिन सफलता तो तुम्हें होनी ही चाहिए, इस फील्ड में जाओ, यहाँ सफल हो जाओ। तो हम ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि बच्चों को असफलता के लिए भी तैयार करना है, हर बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। हमें इस चीज को और हमको ये समझाना है कि सामान्य रहना भी कोई असामान्य बात नहीं है। ये किस तरीके से समझाया जाए? नहीं, मैं वंदना जी आपकी एक वाक्य से, आपने बहुत सुंदर बातें कही, एक वाक्य से मैं ये सहमत नहीं हूँ कि हम ये क्यों नहीं मान लेते कि हर बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। नहीं, बच्चा सफल होगा। सफलता के हमें मायने बदलने, हमें सफलता के मायने बदलने हैं और जीवन में अपनी प्राथमिकताएं जो है वो बदलनी है, जिंदगी का ढंगा, जिंदगी के फलसफे को बदलना है। अब देखिए, किसी के लिए डॉक्टर बनना ही सफलता है और किसी के लिए सेवा सफलता है। देखिए मदर टेरेसा 5 रुपए से उन्होंने निर्मल होम शुरू किया था। मदर टेरेसा को हम सफल नहीं मानेंगे, मदर टेरेसा ने, गांधी जी को हम सफल नहीं मानेंगे। तो माता पिता ये क्यों नहीं समझ रहे, हमें धन नहीं, देखिए वही फिल्म का डायलॉग है 3 इडियट्स का, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर हमारे पीछे। हमारे माता पिता कहते हैं तुम्हें बनना है इसलिए पढ़ो, वो ये नहीं कहते हैं कि काबिल बनो तुम सफल होगे, है ना। काबिलियत कैसे होती है? एक मैकेनिक अगर वो टीवी का मैकेनिक है और बड़ा बढ़िया मैकेनिक है। देखिए मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, बीच में भूल ना जाऊं, मैं जावेद अख्तर साहब को, जावेद अख्तर साहब का मतलब उन्होंने एक बार ये दिया अपना एक बच्चों के ही, हम मतलब कहा जाए जवान युवा बच्चे थे या किशोर थे, उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे अंकल, ये जावेद साहब का ये मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके माध्यम से। जावेद साहब कहते हैं कि बचपन में मेरे घर एक अंकल आए, पिताजी के दोस्त आए, उन्होंने पूछा हाँ बेटा क्या नाम है, तो जावेद, बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनोगे? नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, पर मैंने कभी डॉक्टर बोल दिया, इंजीनियर कुछ। तो बोले कि वो जो मेरे अंकल थे वो बोले बेटा तुम ऐसा करो, तुम घसियारे बन जाओ। तो बोले मैं सब पकाया, घसियारा यानी, तो बोले कि फिर मैं सब पकाया, तो वो उन्होंने मुझे प्यार से पास बिठाया और बोले नहीं तुम घास काटो, तो दुनिया में सबसे अच्छी घास काटो, इतनी बढ़िया घास काटो कि राष्ट्रपति भवन में घास काटने की जरूरत है तो लोग कहे कि उस घसियारे को बुला के लाओ। ये सफलता है। यू हैव टू एक्सेल इन योर फील्ड। आप जो भी करें, देखिए आप गीत गा रहे हैं तो आपसे अच्छा बेहतर कोई ना गाए, आप नृत्य कर रहे हैं, आप खिलाड़ी बन रहे हैं, आप देखिए ना इतने सारे उदाहरण हैं। आइंस्टाइन को आप देखिए, मतलब वो जो क्लास में नहीं सुनते हैं वो कहीं और रहते हैं। इसका मतलब है कई बच्चे अच्छा खेलते हैं पर आपकी कविता समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? पढ़ाई में मैं कहती हूँ इलियट ने बात करी, इलियट कहते थे कोई भी कविता सुनने वाला समझे उससे पहले वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे संगीतकार, देखिए मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है, मैं कहीं सुनने गई एक क्लासिकल म्यूजिक और मैंने दादरा और ठुमरी या ख्याल सुना और मेरी आंख में आंसू आ गए। क्यों आए? क्योंकि वो जो गाने वाला है वो उस संगीत की उसने साधना की है, उसने साधा है। तो हम जब पढ़ाते हैं क्लास में हम उसको जीते नहीं है। अगर मैं क्लास में कविता पढ़ा रही हूँ, मैंने उसको जिया है, उसने डूब के मैंने पढ़ाया तो मेरे बच्चे के मन में वो पहुंचेगी। सिर्फ अगर मैंने सिलेबस पूरा करने के उद्देश्य से, तो याद है हम एमए में थे, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर मिश्रा, वो मेघदूत पढ़ाते थे। वंदना जी वो क्लास में उनके अश्रु वर्षा, आंखों से आंसू निकलते थे क्योंकि वो डूब जाते थे। तो मैं कहती हूँ शिक्षक असंभव, शिक्षक तो उसके हाथ में तो जादू, बस एक बार वो उसका इस्तेमाल। तो जो भी है ये शिक्षक और अभिभावक कहते हैं ना घर में गुड कॉप और बैड कॉप, एक नरम एक गरम, लेकिन स्कूल में टीचर को पूरी भूमिका निभानी है, कभी नरम कभी गरम।
तो देखिए बच्चे हमारे श्रम का महत्व भी समझेंगे और वो सफल भी हो जाएंगे। उनकी रुचि को उनकी रुचि पहचानो, जो करना चाहते हैं उसमें उनको दिखा दीजिए, उसमें आगे बढ़ा दीजिए, अपने सपने दिखा दीजिए बच्चों पर। तो ये हर बच्चा सफल होगा, ये मुझे हाँ, ये बात तो आपकी सही है। और गीता में जैसे कहा भी गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, अच्छा आएगा ही। और अगर मैं तो इस तरह इससे थोड़ा सा आगे जाके बच्चों से कहती हूँ कि हरिवंश राय बच्चन की ये कविता मुझे बहुत पसंद है, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत कि यह पड़ा केवल तुझे मन में बिठाना, जो मिल गया है उसे अच्छा समझो, उसे अपना 100% दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रतियोगिता होती है तो कहीं हम पाते हैं, कहीं खोते हैं कुछ, तो ये नंबर गेम में कोई जीतता तो है नहीं, सब गोल गोल एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो जो मिल गया है उसमें अपना 100% दो। अगर हम अपना बेस्ट कर चुके, उसके बाद हमें हल को, जैसे मेरे बच्चे डिबेट कंपटीशन में जाते थे बहुत जगह, और मेरे स्कूल की टीम शील्ड जीत के लाती थी, और कहीं अगर नहीं जीत सकी तो मैं बच्चों को कहती थी क्या तुमने कोई कमी रखी, तो मैम नहीं। हाँ, मैंने कहा देन बी हैप्पी, तो खुश रहो, तुमने अपना बेस्ट किया, फल जो है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और अभी नहीं मिलेगा तो शायद कभी मिलेगा जुड़ के। तो बच्चे को धैर्य रखना है, अपना जो सामने आया हार को मैनेज करना सिखाना है। टीचर को भी छिछोरे फिल्म एक आई थी, मैं जिक्र कर रही हूँ, छिछोरे फिल्म। अगर बेटा तुमने ये क्लियर कर लिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक कर गए, तो हम पार्टी करेंगे, हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। अच्छा बेटा नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, ये नहीं बताया, तो बच्चा छत से छलांग मार लेता है। तो जीवन का आईना है। तो हमें सबसे पहले ये कहना है कि बेटा तुमने अच्छी तैयारी कर ली, अब जाओ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बेटा इससे बेहतर कुछ लिखा होगा तुम्हारा, ये हमें देना है बच्चे को। तो ये बात नंबर की रेस। अच्छा, एक चीज है कि जो विषय जिस पे ज्यादातर बात नहीं, जब ना पेरेंट्स करते हैं, ना टीचर्स करते हैं, ना बच्चे करते हैं, बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज स्कूल्स में या घर में होता है, और ये सच्चाई है। इसमें टीचर की, स्कूल की या पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को इससे रोक सकें। और आपका एक बहुत ही अच्छी आपने एक संस्मरण इसमें लिखा है, जिसमें कि आपने एक बच्ची का ऐसी जो कि बेचारी सेक्सुअल अब्यूज की शिकार थी, उसको ना सिर्फ आपने निकाला बल्कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपने पेरेंट्स से भी बात करी। तो एक तो आप उसके बारे में बताइए, और फिर ये भी बताइए कि दूसरे पेरेंट्स या टीचर्स क्या करें इस दिशा में। देखिए मुझे लग रहा है ये हमारा बच्चा जो है वो माता पिता और अभिभावक और शिक्षक दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, वो दोनों का प्रोडक्ट है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और घर में और विद्यालय में दोनों तरफ अगर बच्चे को एक संतुलित माहौल, अच्छे तालमेल का माहौल मिलेगा तो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा आकार लेकर आगे सही राह पर जाएगा। ये कब होता है? पहली बात, जब घर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, माता पिता समय नहीं दे रहे हैं, माता पिता बच्चों को मित्र नहीं बन रहे हैं। जब बच्चों को खिलौने देना है तो वो मित्र बनते हैं, बच्चे जो है माता पिता के साथ घुल मिल के गोद में बैठते हैं, उछलते कूदते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं सिखा रहे हैं, उनको जिंदगी की बातें नहीं कर रहे हैं। कोई बड़े सफल लोगों की जीवनी सुनाए, उन्हें कुछ अच्छी कहानियां सुनाए, ताकि बच्चे माता पिता को अपना मेंटोर समझें कि वो हमारे एक प्रकार के गुरु हैं। तो वो गुरु नहीं समझ रहे, और गुरु कैसा? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तीनों समझें। ये घर में माता पिता हो और स्कूल में टीचर हो, तो दोनों को उस आदर्श का पालन करना है। तो जब बच्चा माँ से, आजकल तो फिर भी बहुत काफी मतलब माता पिता समझदार हो गए हैं शहरों के, पर कस्बे और गांव सबको इसमें बहुत खुलना है। 3-4 साल के बच्चों को आप सेक्सुअल गुड टच, बैड टच, ये सब सिखाइए। जो सिखा रहे हैं उनके बच्चे समझदार हो भी रहे हैं। उसके बाद देखिए बच्चा छोटी से छोटी बाहर क्या किया उसको आके घर में सुनाए। वो कैसे सुनाएगा? उसको कभी कभी घर में माँ बाप नहीं मिलते हैं सुनाने के लिए, फिर वो भूल जाता है। घर आके अगर माँ बाप, उसका कोई माता पिता में से एक है, हाँ बेटा आज क्या क्या हुआ, बच्चे की भाव भंगिमा देखिए, कहीं उसको आते हुए गाड़ी में, कैब में किसी ड्राइवर के द्वारा तो नहीं कोई शोषण का शिकार हुआ, किसी और ने तो नहीं। तो बच्चा जो भरा हुआ घर आया है उसका तुरंत उसको खाली हो जाना है,
तो आप उसको सुनिए, कुरेदिए, उसको बहुत प्यार से अपना एक विश्वास उसके मन में रखिए कि मम्मी पापा मुझे नहीं डांटेंगे कुछ हुआ तो। एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि बच्चे के दोस्त कौन है, संगत कैसी है, बच्चा कहाँ जाता है, इस बारे में आप थोड़ी सी स्पाइंग भी कीजिए, जासूसी भी कीजिए। माता पिता को तो बहुत सारे रोल निभाने हैं ना। अब बच्चा है के घर गया और फिर वहां से कहीं और चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, मतलब ठीक है आप जिंदगी में मित्रता भी होती है, बॉयफ्रेंड बनते हैं, लेकिन वो वक्त से पहले ही हो रहा है और उस समय फिर वो शिकार हो जाते हैं। वो लड़कियां हैं, उनको एक बॉयफ्रेंड बन गया, वहां चले गए, वहां पता लगा लड़के के 4 मित्रों ने मिलके वो बच्चे को, लड़की को अब्यूज कर दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माता पिता से बच्चा झूठ ना बोले। इसके लिए माता पिता को एक बाकायदा, बहुत ही इसको एक कायदे से और बहुत ही मेहनत करके ऐसा संबंध बनाना है कि बच्चा दुनिया भर की गलती करे, माँ बाप से छिपाए ना, बेटा तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरा, टीचर, जो आपने कहा मैंने जो किया, मुझे लग रहा है कि हर टीचर को आउट ऑफ वे, मैंने जो किया वो बहुत जोखिम भरा काम था। और मेरे स्कूल की एक टीचर ने अपने बच्चे को कहा कि भावना मैम को पकड़ो, वो इसको शायद सॉल्व करें। और आपने तो कहानी पढ़ी है, वो कहानी रक्षा, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पे गए, मेरे हस्बैंड ने रोका क्योंकि उन्हें लगा कि तुम, इट इज वेरी अनसेफ, तुम जो कर रही हो ये बहुत बहुत इसमें तुम नौकरी जा सकती है, स्कूल में मुझ पर क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैंने तो, आप जो किताब पढ़ेंगे वो देखेंगे मैंने किस तरह उस बच्चे की रक्षा के लिए, क्योंकि वो बच्चा अब्यूज हो रहा था और वो घर गई मैं, और उसके परिवार का ही उसको व्यक्ति कर रहा था। और ये कितनी मतलब संवेदनशील ये स्थिति है। और वो बच्ची जो है वो आत्महत्या को तैयार थी, जिस तरह का माहौल था। तो मुझे लग रहा है टीचर को ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ सिलेबस पूरा करना है, मुझे जीवन बनाना है। और मेरा कहना है कि 3 प्रोफेशन है हमारे, एक पुलिस, एक आर्मी और एक टीचर। जब तक आप अपने इस प्रोफेशन से प्यार नहीं करते तब तक आप ये प्रोफेशन मत चुनिए, ये धन कमाने का प्रोफेशन नहीं है। वी टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ सोसाइटी, हम समाज के निर्माता हैं, मार्गदर्शक हैं। हमें हर पल सड़क पर, किसी दुकान में, रेल में सफर करते, बस में, कहीं भी हम कुछ देखें अटपटा, हमें हस्तक्षेप करना है। हम ये ना सोचें कि ये थोड़ी मेरा स्टूडेंट है, नहीं, हर बच्चा, तो ये टीचर को, इवन माता पिता को, ये मेरा बच्चा थोड़ी है, नहीं दूसरे का है तो भी। मेरे पास तो लग रहा है कि हर अब तो लॉकडाउन चल रहा है, आए दिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं होती है, मैं तो कम से कम 100 किस्से लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें खोजती हैं कहीं कुछ गड़बड़ है तो मुझे जाके हस्तक्षेप करना है। तो शिक्षक को, एक तो देखिए शिक्षक आदर्श हो, शिक्षक वेतन भोगी अगर नहीं होगा, उसमें वैल्यूज होंगी खुद, तो कभी वो ऐसी दरिंदगी पर नहीं उतरेगा खुद, और ना ही किसी को आसपास करने देगा। और जो बच्चा इस चीज में इंडल्ज या उलझ गया है, उसको निकालना है, उसको, उसकी रक्षा करना है। हम उसके माता पिता, मुझे लग रहा है नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। जीवन के जो अवमूल्यन जो हो रहा है हमारे पूरी सोसाइटी में, जो हम भारतीय संस्कृति से अलग हट गए हैं और हम लोग पैसा, तो शॉर्टकट्स, फास्ट फूड लाइफ, ये जो हो रही है, इसके कारण बच्चा भी इसी के कारण जो है दौड़ रहा है, और इतनी फिसलन है, फिसल जाता है, गिरता है, बताता नहीं है, फिर डर जाता है, और बताता है तो किसको, अपने ही दोस्तों को जिनको अधकचरा ज्ञान है। तो सेक्स की नॉलेज स्कूलों में बहुत जरूरी है। वो आजकल कैमराज लग रहे हैं जो एनक्लोज टीवी सर्किट है, और जो हर जगह पर उसको ट्रांसपेरेंसी रहे, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट रहे, बच्चों के मनोविज्ञान को शिक्षक रहे। देखिए ये सेक्सुअल अब्यूज की बात सिर्फ स्कूलों में नहीं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पीएचडी स्कॉलर, मैंने बहुत चीजें देखी सुनी है, और मेरी कहानी प्रतिदान है वो एक पीएचडी स्कॉलर पर है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरी सोसाइटी का जो ढर्रा है और हमारी शिक्षा नीति को बदलने की जरूरत है, जो अभी तो बदलाव सुनते हैं आ रहा है, वो कितना क्रियान्वित होगा, है ना। तो हम अभी मैंने सूर्य बालाजी को सुना, बहुत सुंदर बात, इतनी बड़ी साहित्यकार है, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के बाद हम सब जो है, मतलब अमेरिका
अमेरिका की तरह, अमेरिका में जो समस्याएं थी, हम अमेरिका की तरह उन्नत हो गए, यहाँ पे मॉड कल्चर आ गया, लेकिन अमेरिका की तरह समस्याएं हैं। वो कहती है नहीं, हम भारत में अमेरिका ना लाएं, अमेरिका में भारत को लेकर जाएं। देखिए विदेशों में वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, अब मॉरल एजुकेशन की ये हो रही है, और हम हिंदुस्तानी, हम लोग मतलब यही कारण है, जड़ों से उखड़ गए, प्रकृति से दूर हो गए, माता पिता गुरु खत्म हो गया। तो मुझे लग रहा है अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, और हमें तकनीक से भी जुड़ना है, धरती से जुड़े रहना है, आसमान को छूना है, तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक वाकया था 2 साल पहले का, जब एप्पल के को-फाउंडर वोज़निएक जो है इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि इंडिया में लोगों के अंदर जो है वो इनोवेटिव जो है वो टेंडेंसी नहीं है। तो उस ट्वीट का बहुत विरोध हुआ। आपकी आवाज के लोग जैसे मर्सिडीज अपने देखे हैं और उनमें इनोवेटिव टेंडेंसीज नहीं है, तो इसका विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने और भी बढ़कर के कहा। वो लड़ाई झगड़े की अलग बात है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आप तर्क शक्ति से ए से बी तक पहुंचते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति से आप सीधे ए से जेड तक पहुंच जाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाइए, उन्हें और इंटेलिजेंट बनाना है तो उन्हें परियों की और कहानियां सुनाइए। तो ये कल्पना शक्ति का जो विकास है वो क्रिएटिविटी में के द्वारा होता है। लेकिन हमारे स्कूलों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये है कि ये रटा रटाया उत्तर है, ये दे देना है तो नंबर मिल जाने। और बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रमोट करते हैं कि नहीं, जो मैंने लिखा दिया है वही देना है, बच्चा अपने मन से देगा, तो उसको नंबर बिल्कुल नहीं देते। तो उनमें कैसे क्रिएटिविटी डेवलप की जाए? देखिए फिर वही बात शिक्षकों पर आ जाती है। आपने आइंस्टाइन का जिक्र किया, उन्होंने यही बात, आप ही की बात को उन्होंने कहा था कि सवाल करना बंद नहीं होना चाहिए। बच्चे में स्वाभाविक रूप से बच्चा जिज्ञासु होता है, वो जितने सवाल करे, क्यों ऐसा जितना क्यों करे, इसका मतलब है उतना शार्प है वो बच्चा। और क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा में बच्चे के सवाल करने से जो इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे को डांट देते हैं, मुझे लग रहा है वो बच्चे की जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये शिक्षकों को समझनी है बात। और मैंने देखा है कि वो आते हुए हैं क्लास में, कुछ भी हो, आपने शिक्षण के इसको चुना है, आप बच्चे के आप अपने पाठ को रोक कर बच्चे के सवाल को अगर आप वहां पे जिज्ञासा शांत नहीं करेंगे, वो बच्चा वहीं उलझा रहेगा, वो आपका लेसन नहीं सुन रहा है। तो पहली बात कि सवाल करना बच्चा बंद ना करे। और उन्होंने कहा है आइंस्टाइन ने कि इंटेलिजेंट कौन है, जो नंबर लाता है वो नहीं, जो जितने सपने देखता है, जितनी कल्पना शक्ति है। आप देखिए ना, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि के पास कल्पना शक्ति है तो क्रिएट करता है। तो हर बच्चा कुछ नया क्रिएशन करे। इसके लिए लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें रटंत विद्या प्रणाली को खत्म करके, कम करके, संगीत, अब तो नई शिक्षा पद्धति में आ रहा है, कहते हैं संगीत है, लिटरेचर का बहुत बड़ा, मैं बार बार कहूंगी, पूछे रही हूँ, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा तो कहा कि बेटा तुम रोज 3 चीजें करना, एक तो गणित पढ़ना, एक खेत में गड्ढे बनाना, काम करना, तीसरा एक कविता रोज पढ़ना। आप देखिए गांधी जी मतलब क्या कहेंगे, उनकी बातों में ये मर्म है। मतलब गणित, क्योंकि गणित तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हिसाब किताब के लिए। दूसरा खेत में काम करना, शारीरिक श्रम करना, फिजिकल लेबर। उसके बाद में कविता, यानी मन, जब तक ये संवेदना होगी तभी तो हम मानव इतिहास में कुछ जोड़ पाएंगे। हम संवेदना को मार रहे हैं, हम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज से दूर हो रहे हैं, हम 2 दूनी 4 सीख जाते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब कर रहे हैं, सब जरूरी है, मानते तकनीक कंप्यूटर, लेकिन वंदना जी, आई एम सॉरी टू से, लिटरेचर जो है वो जड़ है। लिटरेचर जो पढ़ता है वही सारे सब्जेक्ट्स की जड़, कोपल जो है वो तब लिटरेचर से ही निकलती है। लिटरेचर में क्या नहीं है, हमारे विज्ञान के पाठ हैं, हमारे इतिहास है, हमारी संस्कृति है। तो बच्चे ना लिटरेचर जो है ये जितना हो सके साहित्य से जुड़े, कविताएं,
हम लोगों ने बचपन में इतनी कविताएं हमारे टीचर्स रटवाते थे, वो आज तक याद, आज तक, आज नई कविता पढ़ते हैं तो नहीं याद होती है। तो मुझे लग रहा है स्कूलों में भाषा, संस्कृति और कविता, संगीत, योग, खेल, इनके ऊपर बल दिया जाए। क्रिएटिविटी जैसे चित्रकारी, है ना, और दूसरी कितनी कलाएं हैं, जैसे हमारे विद्यालय में था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके, कई स्कूलों में हुआ होगा, जितनी घर में जो पुरानी चीजें उनसे कुछ बना। ये बच्चे हमें हैरान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे। आपने जो कहा इनोवेशन, इंडियन, आई थिंक इंडियंस हैव लॉट ऑफ इनोवेशन इन देयर माइंड। हमारे बच्चे तो इनोवेशन की खान है। वो साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन बना देते हैं, वो क्या नहीं बना रहे हैं। तो बस ये है कि हमारी शिक्षा नीति में कुछ नई चीजें आ रही हैं, हम बहुत आशावान हैं, लेकिन पूरे आश्वस्त तब होंगे जब उनका क्रियान्वयन शुरू होगा, जब उनका क्रियान्वयन होगा। और एक और बात है, मुझे लग रहा है हर स्कूल में 8-8 पीरियड रोज होते हैं। हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, 8-8 पीरियड होते हैं। एक दिन मुझे लग रहा है 3-4 पीरियड्स जो हैं वो केवल एक्टिविटी, नृत्य, मतलब ये है आपका, नाटक हो, कविता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, डिबेट्स हो, बच्चे में नेतृत्व शक्ति हो। तो ये मतलब किताबों को उस दिन बंद कर दो, समझिए शांति निकेतन बच्चों को बाहर ले जाएंगे, है ना, बच्चों को आप ओल्ड एज होम ले जाइए, थोड़ा सा बाहर भी ले जाके। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, 3 चीजें, एनसीसी, एनएसएस और एनएसओ, ये 3 हमारे जमाने में स्कूल हैं, ये आजकल नहीं है। नई शिक्षा नीति में भी मैं देख रही हूँ ये जरूर है। एनसीसी, बच्चों को कैंप में बाहर लेकर जाइए, उनसे सोशल सर्विस कराइए। तो सिर्फ किताबें पढ़ के हम लोग उन्हें किताबी कीड़ा बना रहे हैं और रोबोट्स बना रहे हैं। तो ये इससे उनकी क्रिएटिविटी का विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि बच्चों को और चीजें सिखाई जाए, तो उसमें मैंने अभी देखा है कि जग्गी वसुदेव जी जो हैं वो एक प्रयोग कर रहे हैं। उसका प्रयोग का रिजल्ट तो 20 साल बाद पता चलेगा। उनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनको केवल भाषा सिखाओ और साहित्य सिखाओ, नॉलेज तो वो गूगल से ढूंढ लेंगे, जो चीज चाहिए वो एक क्लिक पे हासिल है। वो उतना रटाने की जरूरत नहीं है, उनको नंबर का ज्ञान हो, उनको बेसिक नॉलेज हो, और वो बाकी अब वो उनका प्रयोग को सेहत मतलब आजकल मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत जो दोनों बच्चों की खराब हो चुकी है, उसको उससे आगे भविष्य किस तरीके का। उम्र बढ़ रही है लेकिन इंसान 10 गोली खा रहा है रोज, 15 गोली रोज खा रहा है, तब फिर उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उस गोलियां भी तो बढ़ रही हैं। तो अगर बच्चों का ही स्वास्थ्य का, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आजकल ज्यादा खराब है बच्चों का, उनमें वो चीज नहीं है, सहन शक्ति भी नहीं है जो 1-2 जनरेशन पहले होती थी। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, समअप करने के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि आप ये बताइए कि जो रिश्ते जो हैं बच्चे के और टीचर के, जो रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए, क्योंकि जो हमारा विषय था, हम लौट के फिर वहीं पर आते हैं, टीचर की क्या भूमिका हो, बच्चों की क्या भूमिका हो और माता पिता की क्या भूमिका हो। मैं ये जो आपने पिछली बात कही, इसमें थोड़ा सा सिर्फ मैं छोटा सा आपकी इजाजत हो फिर मैं इस पर आती हूँ। जो भी आपने कहा कि भाषा और सिर्फ, बहुत सुंदर, वो मेरी वाली बात काफी हद तक है कि भाई साहित्य भाषा सीख लेंगे तो बाकी तो, लेकिन फिर भी तकनीकी विषय, साइंस हो गया या और जो विषय हैं, देखिए उसमें गूगल से ज्ञान मिल जाए, गूगल से सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन ज्ञान गुरु का नहीं होता है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनको टीचर के सामने बैठकर ही होगी। तो ये वो बात थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही हूँ कि ठीक है, मानसिक सेहत उनकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। अब अंत में मुझे ये, आपने जो अंतिम प्रश्न किया, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात वही है कि हम एक तो हमारी शिक्षा नीति में सुधार हो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की जहां तक बात है, टीचर का दायित्व ज्यादा बड़ा है। बच्चे तो घर से आते हैं, क्या सीख कर आते हैं बच्चे, अगर घर सीख कर आएंगे कि भाई टीचर ने, बच्चा कहता है ये कहा मुझे आज डांटा, और माँ कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चल के कल देख लेता हूँ, तो ऑब्वियस है वो बच्चा जो है टीचर का आदर नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है टीचर, अभिभावक और टीचर में तालमेल हो, तालमेल होगा तो एक को शायद दूसरा नहीं सुनेगा। दूसरी बात है, सबसे मेन बात जिसको मैं मुख्य मानती हूँ, शिक्षक जो है वो
बच्चे के साथ मुझे याद आ रहा है तीन, मतलब एक तो टीचर में कुछ गुण होने चाहिए। पहली बात, मतलब शिक्षक का स्टूडेंट जो है कैसे आदर करे, वो आदरणीय कैसे बने। बच्चा कितना भी ना पसंद करता हो, पर कैसे टीचर उसके मन में घर कर जाए। पहली बात, अपने विषय का गूढ़ ज्ञान हो उसको। बिल्कुल। टीचर शुड बी थरो विद हिज सब्जेक्ट, हिज और हर, क्योंकि अगर स्टूडेंट को पता है टीचर अपने सब्जेक्ट में उसको आप हरा नहीं सकते, मात नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वहां वो झुक जाएगा टीचर के सामने। उसके बाद एक है पैशन, एक है कंपैशन और एक है ओरेशन। ये मैंने अपना एक तीन चीजें टीचर में हो तो सारे बच्चे उसके फैन बन जाएंगे, उसके मतलब पीछे होंगे। पैशन, कंपैशन और तीसरा क्या बताया आपने? ओरेशन। देखिए पैशन नहीं होता टीचर्स में, क्यों? ज्यादातर देखिए, मेरी टीचर लॉबी नाराज ना हो, मेरे सब भाई बंधु, टीचर ज्यादातर टीचर यानी फटीचर। तो क्यों हम फटीचर बने? हमें गौरव होना चाहिए, आई एम इन माई, हम समाज के बेस्ट प्रोफेशन में। मैंने कहा ना कि हम सोसाइटी के निर्माता हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ टीचर ही तो बनाता है। तो पहली बात, अपने प्रोफेशन के प्रति गौरव होगा, तभी उसमें उसे आनंद आएगा, तभी वो पैशनेट टीचर बनेगा। जुनूनी हद तक प्यार हो अपने विषय के साथ। दूसरा कंपैशन, आपने कहा ना क्षमा, क्ष से क्षमा, तो करुणा। टीचर में करुणा है, एम्पैथी। टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को नहीं समझ आ रहा, क्यों? क्योंकि आप अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आप बच्चे के लेवल पे उतरो, बच्चा आपके लेवल पे नहीं आएगा। नहीं, आप मेले में एक बच्चे को ले जाते हैं मेला घुमाने, तो बच्चा, आप आनंद ले रहे हैं, झूले लगे हैं, चारों तरफ बहुत सुंदर दृश्य है, रंग बिरंगी झंडियां हैं, बच्चे को मजा ही नहीं आ रहा, क्यों? वो देख ही नहीं पा रहा। तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को कंधे पे उठा लेते हैं ना, कि देखो बेटा अब बच्चे को मजा आ रहा है। लेकिन शिक्षा में आप नहीं कर सकते, आपको बच्चे के लेवल पे उतरना, यानी यू हैव टू सिंप्लीफाई योर टीचिंग मेथड। जो बच्चे को समझ आ रहा है तो मैं सफल टीचर हूँ। मैं, अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह पढ़े खुदा बाँचे, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं समझा, तो मैं एक फेलियर हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद तो इसलिए कंपैशन, करुणा। और कुछ भी बात हो जाए, बच्चे का घर में प्रॉब्लम है, उसको कुरे दो बच्चे को, उसके अंदर झांको और उसकी प्रतिभा को पहचानो, ये तुम्हें पहचानना है। कई बार बच्चे को भी पता नहीं होता मैं किस काबिल हूँ, टीचर ढूंढता है, तो टीचर वो है। तीसरा ओरेशन, स्पीकिंग पावर। अगर आप अच्छी शक्ति, आप में वक्तृता नहीं है, स्पीकिंग, देखिए स्पीकिंग स्किल बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप बच्चे के ऊपर अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर आप एक अच्छे मोटिवेटर या आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं। तो मोटिवेट बहुत जरूरी। मोटिवेट, देखिए भाषा से मोटिवेशन होती है, आचरण से भी होती है, लेकिन क्विक मोटिवेशन जो है वो भाषा से होती है। आप बच्चे को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो शब्दों से तो करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा टीचर को अच्छा वक्ता होना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगा तीन चीजें शिक्षक में, और बाकी पेरेंट्स तो अपने बच्चे को अपना मित्र बनाए, और बच्चा उनकी जीवन की अमूल्य निधि है। बाकी धन कमाना छोड़िए, बच्चे के साथ अपने रिश्ते को कमाएं, और बच्चे के सबसे प्यारे दोस्त बने, बच्चे के ईश्वर बने, बच्चे के भगवान बने। तो ये हमें ही मिलकर करना। मुझे लग रहा है कि भावना जी, आपने इतना समय दिया और इतना अच्छा आपने खूबसूरत संवाद किया। मन तो नहीं भरा है, हम इस चर्चा को फिर कभी आगे जारी करेंगे, लेकिन अब समय इजाजत दे रहा है, तो हम आपसे इजाजत मांगते हैं और सभी मित्रों से भी इजाजत मांगते हुए कहेंगे कि टीचर के प्रोफेशन में वही लोग आए जिनमें इस तरीके का जज्बा हो, इस तरीके का प्यार हो। वरना तो मतलब आप बच्चों से खेल रहे हैं, आप बच्चों को का भविष्य को, आप पूरे विश्व के भविष्य से को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। ये ताकत आपके हाथ में है। तो अगर केवल नौकरी करने के लिए इस प्रोफेशन में मत आए, इससे प्यार हो, बच्चों से प्यार हो, तभी इस प्रोफेशन में आए। तो चलते चलते बशीर बद्र जी का एक शेर कह रही हूँ, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। सबका बचपन सुरक्षित रहे, सब लोग अपने बच्चों को, उनके बचपन को सुरक्षित रखें। नमस्कार, धन्यवाद भावना जी, आभार।
बहुत बहुत शुक्रिया अटूट बंधन का, वंदना जी का, और यहाँ आए सभी मित्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, परिचित और अपरिचित मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी देर सुना। और अगर मैं थोड़ा सा भी आपके हृदय में अगर कुछ जगह पाई तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये आज का सेशन सफल है। धन्यवाद।